हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जेएस मिल को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और मिल का लेक्चर नंबर 2 आज होने वाला है। तो इसमें हम कुछ मिल के द्वारा उपयोगितावाद के संबंध में जो विचार दिए गए हैं और मिल ने उपयोगितावाद में क्या क्या संशोधन किया है, उनके ऊपर एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि मिल के विचार उपयोगितावाद पर क्या थे और बेंथम के क्या थे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक एक करके यहाँ पर समझने को मिलेगा। तो चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। चलिए देखते हैं कि मिल ने अपने उपयोगितावादी संबंधी विचार अपने ग्रंथ यूटिलिटेरियनिज्म में दिए हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि मिल ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है उसने कौन सी पुस्तक में दिया है। तो उसकी एक फेमस बुक है यूटिलिटेरियनिज्म, यानी उपयोगितावाद। अगर हिंदी में बात करें तो इसकी बुक का नाम क्या है? उपयोगितावाद। ठीक है, इसी को इंग्लिश में यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मिल बेंथम के उपयोगितावाद में क्या करता है? संशोधन करता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि बेंथम का उपयोगितावाद क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेंथम वाले चैप्टर में कि बेंथम कह रहा है कि उपयोगितावाद का मतलब क्या है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए, तब आगे हम बढ़ते हैं। बेंथम का उपयोगितावाद एक बार देखते हैं यहाँ पर। बेंथम का उपयोगितावाद। ठीक है, बेंथम का उपयोगितावाद का आधार क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, ये बेंथम बताता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का कल्याण हो जाए वही क्या है? उपयोगितावादी, या वही उपयोगितावाद है। या किसी भी वस्तु की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है, बेंथम कहता है, कि उस वस्तु से या उस कानून से या उस राज्य से अधिक व्यक्तियों का कल्याण हो। लेकिन मिल मिल का उपयोगितावाद कैसा है? मिल कहता है, मिल तो एक तो व्यक्तिवादी विचारक है, लेकिन जितने उपयोगितावादी विचारक होते हैं ये भी व्यक्तिवादी विचारक ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए मिल मिल भी उपयोगितावादी विचारक है तो मिल भी व्यक्तिवादी विचारक है, लेकिन मिल के विचारों का आधार क्या है? मिल के विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। तो मिल कहता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं, बल्कि क्या? सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। देखिए अब यहां पर समझने की क्या बात है कि मिल क्या बोल रहा है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि समाज में मान लो 100 लोग हैं तो 100 में से 80 लोगों को अगर सुख मिल गया तो 20 लोग तो बच गए, फिर भी तो 20 लोग दुखी होंगे ना। लेकिन व्यक्तिवादी विचारक हर एक व्यक्ति के सुखों को बढ़ाने की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं। तो जहां बेंथम ने उपयोगितावाद में जो गलतियां की है वो सुधारने का काम कौन कर रहा है? जेएस मिल कर रहा है। तो बेंथम ने जहां बोला अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, वहीं पर मिल कह रहा है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं, बल्कि अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम स्वतंत्रता। मिल कहता है कि व्यक्ति को सुख तभी मिलेगा जब व्यक्ति क्या हो? स्वतंत्र हो। मिल के अनुसार व्यक्ति के सुख का आधार क्या है? व्यक्ति के सुख का आधार है स्वतंत्रता। इसी संदर्भ में मिल ने बोला कि एक तरफ एक व्यक्ति हो और एक तरफ 1000 व्यक्ति हो, तो इन 1000 व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि इस एक व्यक्ति को चुप करा दे, क्योंकि इस एक व्यक्ति को हो सकता है अपने विचारों को व्यक्त करके खुशी मिल रही हो सकता है कुछ बोल करके खुशी मिल रही हो। तो इस एक व्यक्ति की खुशी को कैसे दबा सकते हैं? तो एक व्यक्ति की भी आजादी को दबाया नहीं जा सकता, चाहे वह व्यक्ति पागल हो, सनकी हो या मूर्ख हो। ठीक है, तो मिल
इतना उपयोगितावादी विचारक भी है, क्योंकि मिल देखो स्वतंत्रता की बात तो कर रहा है, लेकिन मिल यह भी कहता है कि हो सकता है इस एक व्यक्ति का विचार इतना उपयोगी भी हो कि समाज का कल्याण कर दे। जहां पे 1000 व्यक्ति के विचारों को सुनने के बाद हो सकता है कि इस एक व्यक्ति के विचार इतने क्रांतिकारी हों कि समाज में कल्याण ला दें, समाज में परिवर्तन ला दे, या समाज में सुखों की वृद्धि कर दे। एक तो स्वतंत्रता पर बल दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं दबाया जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा रहे हो उस व्यक्ति के विचार या उस व्यक्ति की स्वतंत्रता से समाज में बदलाव आए या समाज का कल्याण हो। तो इस तरीके से बेंथम के विचारों का जो है मिल विरोध करता है, और मिल जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों की बजाय सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता देने की बात करता है, क्योंकि मिल बताना चाह रहा है कि जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वह सुख की अनुभूति नहीं कर पाएगा। आप सोचिए कि आपको खूब सारा खाना पीना मिले, हर चीज मिले, लेकिन आपको अपने मन पसंद के अनुसार बोलने न दिया जाए, आपको मन पसंद अनुसार कार्य न करने दिया जाए, तो क्या आप खुश रहेंगे? तो आप तो कहेंगे सर ये तो जानवरों वाली बात कर दी आप, कि जो जानवरों की जैसी हालत होती है वैसे हालत हमारी हो जाए। तो बिल्कुल वही बात मिल बताना चाह रहा है कि व्यक्ति को जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक वास्तविक मायने में व्यक्ति खुश नहीं हो पाएगा। तो मिल बताना यही चाह रहा है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है ज्यादा, ना कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। तो अब यहां पर देखते हैं आगे चल के कि मिल के और क्या क्या उपयोगितावादी विचार हैं, क्या मिल ने उपयोगितावाद में क्या क्या संशोधन किया है। आपने इसके पहले कुछ चीजें देख ली होगी, जैसे कि हार्म प्रिंसिपल का सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। आपने इसके पहले देखा होगा कि मिल ने दो टाइप्स के एक्शन बताए थे, कि व्यक्ति के एक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं, मिल ने बताया कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जिसको स्वसंबंधित कार्य कहते हैं हम, स्वसंबंधित। दूसरा होता है, मिल कहता है अदर रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन, यानी ये पर से संबंधित कार्य या दूसरों से संबंधित कार्य होते हैं। यानी ये ऐसे कार्य हैं जो अदर रिगार्डिंग एक्शन, ऐसे एक्शन होते हैं व्यक्ति के जिससे कि दूसरों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। और जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है, मिल कहता है यह वह कार्य होता है व्यक्ति का, जैसे व्यक्ति घर में नहा रहा है, कपड़े पहन रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, तो वो केवल और केवल व्यक्ति के उसी के ऊपर पड़ रहा है जो वो कार्य कर रहा है। तो ये कह रहा है कि मिल ने ये बोला जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है उस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा, उस पर राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। दूसरी बात कहता है कि मिल कहता है कि अदर रिगार्डिंग एक्शन पर जो है हार्म प्रिंसिपल का रूल लागू होगा, क्योंकि अदर रिगार्डिंग एक्शन में अगर आपने कोई काम किया ऐसा जिससे समाज पर या राज्य के किसी दूसरे व्यक्ति पर भी उसका असर पड़ रहा है, तो उस स्थिति में जो है मिल कहता है कि राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है जिस व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित किया जा रहा है या दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से मिल ने कार्यों के बारे में, एक्शन के बारे में बताया था। वो हमने जो है पिछली वाली वीडियो में, फर्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट देख लिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपयोगितावाद के ऊपर। मिल के क्या उपयोगितावाद है, मिल के जो भी और एक्शन होंगे उसको एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। अब देखो, मिल स्वतंत्रता की बात तो कर रहा है, लेकिन सभी व्यक्तियों की। आप ऐसे स्वतंत्र नहीं है कि आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस तरीके से करें कि दूसरे की स्वतंत्रता भी खतरे में आ जाए, नहीं, आपको यह अधिकार नहीं देता मिल। मिल कहता है कि आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस तरीके से करें कि उसका प्रभाव केवल और केवल आप पर पड़े। हाँ, आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग अगर इस तरीके से करेंगे कि दूसरे की स्वतंत्रता में अगर हानि या बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उस समय जो है हार्म प्रिंसिपल लागू हो जाएगा, या कह लें कि हानि का सिद्धांत लागू हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जो है फिर राज्य के द्वारा इंटरफेयर किया जाएगा आपके मामले में। तो राज्य के द्वारा जब इंटरफेयर किया जाएगा तब आपकी स्वतंत्रता पर बाधा लगा दी जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करता है, या संशोधन करता है, किया हुआ है। फिर संशोधन के चक्कर में वह उपयोगितावाद का स्वरूप ही बदल देता है। अब जहां बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात की, तो वहीं मिल के उपयोगितावाद में सभी व्यक्तियों के स्वतंत्रता पर बल दिया गया है।
ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है, क्योंकि मिल भी व्यक्तियों के सुखों को बढ़ाना चाहता है। वो सुखों को बढ़ाने के लिए कहता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो, तो सुखों में वृद्धि उनके अपने आप होने लग जाएगी। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को सुखों से या उसके विचारों से या उसको बोलने की आजादी से वंचित नहीं किया सकता, क्योंकि मिल मानता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी तभी व्यक्ति को वास्तविक रूप में सुख की अनुभूति होगी। इसीलिए मिल ने बोला कि एक व्यक्ति चाहे पागल हो, चाहे सनकी हो, चाहे कैसा भी हो, उसे बोलने के अधिकार से या उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। मिल हैज गिवन हिज यूटिलिटेरियन व्यूज इन हिज बुक यूटिलिटेरियनिज्म। तो उसने अपने उपयोगितावादी विचार या यूटिलिटेरियनिज्म जो थॉट था वो किसमें दिया है? अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में ही दिया है। मिल अमेंड्स बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म। तो मिल ने बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म में या उपयोगितावाद में क्या किया है? संशोधन किया है या करेक्शन किया है। In the process of amendment, he changes the very nature of a utilitarianism। यानी कि जब वह अमेंडमेंट करने लग जाता है उपयोगितावाद में, बेंथम के उपयोगितावाद में खास करके, तो वह क्या करता है? तो वह उपयोगितावाद का नेचर ही क्या करता है? कंप्लीटली बदल देता है या पूरी तरीके से बदल देता है। जहां बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों को, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम पीपल की बात करता है, वहीं पर मिल ने बोला कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बजाय हमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होगी तभी हर व्यक्ति जो है सुख की अनुभूति करेगा या सुख को महसूस कर पाएगा। ठीक है, अब आगे वेपर का स्टेटमेंट है फेमस। देखिए वेपर का स्टेटमेंट जो है मिल के लोकतंत्र के संबंध में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, जहां पर वेपर कहता है कि मिल क्या है? मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। यानी मिल लोकतंत्र की बात तो करता है लेकिन लोकतंत्र में सभी को शामिल करने की बात नहीं करता। कैसे नहीं करता? जैसे कि मिल कहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार है, वो भी 5-5 वोट देने का अधिकार। तो अब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं आपने उनको एक तो लोकतंत्र में शामिल नहीं किया, दूसरी बात अगर शामिल भी कर रहे हो तो उनके वोट का कितना मूल्य है? एक सिंगल वोट है। तो इस तरीके से मिल तो वेपर कहता है मिल लोकतंत्र बनाना तो चाहता है लेकिन उसकी वास्तविक इच्छा नहीं है, वो अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है, उसकी इच्छा लोकतंत्र में नहीं है। क्योंकि एक तरफ वो एक एक लोगों को 5-5 वोट देने का अधिकार देता है और एक तरफ कहता है कि एक लोगों को केवल 1 वोट होना चाहिए। ये कैसा लोकतंत्र है? जबकि लोकतंत्र का मतलब क्या है? इक्वलिटी, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन मिल का लोकतंत्र जो है उसमें सबको इक्वल राइट नहीं मिलता। वहां पर पढ़े लिखे और जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो एलीट क्लास के पीपल हैं, उनको एक से अधिक वोट देने का अधिकार मिल ने दिया है। तो इसी संदर्भ में वेपर ने बोला कि मिल क्या है? एक अनिच्छुकवादी लोकतंत्र है। चलिए वो बात हम लोकतंत्र जब आएगा मिल का तब पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि वेपर क्या कहता है उपयोगितावाद के संबंध में। उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से उसकी रक्षा करने की इच्छा से मिल ने संपूर्ण उपयोगितावाद को एक तरफ क्या कर दिया? फेंक दिया। देखो मिल का गुरु बेंथम है। अब बेंथम के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए कि बेंथम का उपयोगितावाद ऐसा है, बेंथम का उपयोगितावाद फलाना है फलाना है। तो उसका शिष्य मिल है, तो हर शिष्य का यह उत्तरदायित्व बनता है कि अपने गुरु के द्वारा बताए गए विचार या उसकी जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को संरक्षित करे। तो मिल ने भी उपयोगितावाद के सिद्धांतों को संरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन संरक्षण में उसने क्या किया? बचाने का प्रयास तो किया उपयोगितावाद को, लेकिन बचाने के प्रयास में उसने उपयोगितावाद के मूल स्वरूप को ही बदल दिया। जो बेंथम ने बोला कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का स्वभाव होता है सुख की प्राप्ति करना, सुख को प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन मिल ने बोला कि सुख भी क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जहां बेंथम कह रहा है कि सुख जो होते हैं, अगर सुख की मात्रा समान है, चाहे वो कोई खेल खेल कर उतनी मात्रा मिल रही हो, चाहे उतना ही सुख हमें किसी कविता को पढ़ के मिल रहा हो, अगर सुख की मात्रा समान है तो हमें यह फर्क नहीं करना चाहिए कि कार्य क्या है ना। अलग अलग कार्य करने पर अगर हमें इक्वल सुख मिल रहे हैं, इक्वल प्लेजर मिल रहा है हमें, तो हमें यह नहीं फर्क पड़ता कि हम कार्य क्या कर रहे हैं। लेकिन मिल ने कहा नहीं, मिल ने उसके उपयोगितावाद में संशोधन करते हुए कहा कि सुखों की मात्रा में भी अंतर होने के साथ साथ क्या होता है? सुखों की क्वालिटी में भी अंतर होता है, सुखों में गुणात्मक अंतर होता है।
मिल कहता है सुख दो प्रकार के होते हैं, एक नैतिक सुख होता है या कह लें एक आध्यात्मिक सुख होता है जो सर्वोच्च होता है। जो विद्वान लोग या काव्य जो कविता पढ़ते हैं, जो साहित्य को पढ़ के जो अनुभव लेते हैं, जो आनंद लेते हैं, उसको मिल कहता है ये नैतिक सुख है, ये सर्वोच्च सुख है। जबकि दूसरी तरफ मिल कहता है कि कुछ ऐसे सुख होते हैं जो निम्न स्तर के होते हैं, जिसको वह भौतिक सुख कहता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिल ने उपयोगितावाद में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन कर दिया। हालांकि उसका उद्देश्य क्या था कि अपने गुरु के द्वारा बताए गए उपयोगितावाद को संरक्षित करना, लेकिन वो संरक्षण करने के चक्कर में क्या कर दिया उसने, पूरे उपयोगितावाद के सार को ही एक तरफ बदल के रख दिया। चलिए आगे देखते हैं। मिल उपयोगितावाद के स्थान पर व्यक्तिवाद पर अधिक बल देता है। अब देखो, जहां बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण पर बात की, यानी 100 व्यक्ति हैं अगर समाज में तो 80 का कल्याण हो जाए, 20 का ना भी हो तो भी समाज अच्छा है। लेकिन वहीं पर मिल के उपयोगितावाद में क्या है, व्यक्तिवाद पर बल दिया गया है, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल्स का राइट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक इंडिविजुअल्स को इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए, ये फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मिल व्यक्तिवादी विचारक बन के उपयोगितावाद के रूप में सामने आता है। इसीलिए कहा जाता है कि मिल अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी विचारक भी माना जाता है, क्योंकि मिल के उपयोगितावाद में क्या है, व्यक्तिवाद पर बल दिया गया है, व्यक्ति ही सर्वोच्च है, चाहे वह व्यक्ति पागल ही क्यों ना हो। इसीलिए मिल ने बोला कि एक तरफ पूरा समाज खड़ा हो और एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा हो, तो पूरे समाज को यह अधिकार नहीं है कि वह इस एक व्यक्ति को चुप करा सके। तो अब सोच सकते हो कि एक व्यक्तिवादी विचारक के क्या थॉट्स हो सकते हैं। तो व्यक्तिवादी विचारक एक एक अंतिम व्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़ता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता। जैसे बेंथम ने कहा कि 100 में से 80 व्यक्ति के अधिकार की बात हो जाए तो अच्छा है, 20 का ना भी हो तो कोई बात नहीं। लेकिन मिल ने कहा नहीं, मिल ने कहा एक एक व्यक्ति के अधिकारों को हम आगे बढ़ाएंगे, एक एक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, एक एक व्यक्ति को हम अधिकार देंगे। तो ये व्यक्तिवादी विचारकों की सोच होती है। तो इसीलिए मिल ने अपने विचारों में, उपयोगितावाद में व्यक्तिवाद को सर्वोच्च स्थान दिया हुआ है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर करके चलनी पड़ेगी। चलिए, मिल उपयोगितावाद के स्थान पर व्यक्तिवाद पर अधिक बल देता है, इसीलिए मिल को अंतिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक भी माना जाता है। ये कभी कभी एग्जाम के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मिल उपयोगितावाद के स्थान पर व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया, है ना, क्या मिल को प्रथम व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी मानना सही है? आप अपने तर्क को या अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में बनते हैं, खास करके जो बीए और एमए के स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पर अगर आपको सिलेबस देखेगा मिल का तो वहां पे ये क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब मिल के अनुसार क्या बोलता है मिल, कि वही कार्य उसी अनुपात में सही है जिस अनुपात में वह सुख की वृद्धि करता है। मिल कह रहा है कि वो कार्य उसी अनुपात में अच्छा माना जा सकता है जिस अनुपात में वह सुख प्रदान कर रहा है। अगर मान लीजिए हम कार्य कर रहे हैं 10 घंटे के अनुपात में, ठीक है, 10 घंटे के रेशियो में हम काम कर रहे हैं और हमें सुख मिल रहा है 2 घंटे का, तो ये कार्य अच्छा नहीं मानता मिल कह रहा है अगर हम 10 घंटे का कार्य कर रहे हैं तो हमें 10 घंटे वाला सुख भी मिलना चाहिए, यानी कार्य उसी अनुपात में करो जिस अनुपात में हमें सुख मिल रहा हो। तो मिल का ये विचार आपको जरूर ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है और यहां से आप गलती करोगे, बेंथम को आप टिक करोगे। ठीक है, तो ये कोटेशन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसका ये स्टेटमेंट है कि वही कार्य उसी अनुपात में सही है जिस अनुपात में सुख की वृद्धि करता है वो कार्य। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को, अपने एग्जाम को, अपने नॉलेज को और ज्यादा यूटिलाइज करें और ज्यादा बूस्ट करें। तो इस तरीके से आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। रटना नहीं है, भागना नहीं बहुत तेज, कि हम जल्दबाजी के चक्कर में 2 लाइन यहां से पढ़े, 2 लाइन वहां से पढ़े, एक बार यहां से देखे, एक बार वहां से, ऐसा नहीं करना। आप जहां से भी पढ़े पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े और चीजों को पूरा क्लियर करके पढ़े, कहीं से भी कोई गलती ना करें, कोई गुंजाइश ना छोड़े वहां पर। चलिए आगे देखते हैं। ऑन दिस वेपर सेज दैट in order to defend utilitarianism from the accusation leveled against it, Mill threw its entire utilitarianism aside. Mill lays more emphasis on individualism instead of utilitarianism. Therefore, Mill is considered the last utilitarian and the first individualistic philosopher. According to Mill, only that action is right
इन द प्रोपोर्शन इन विच इट इंक्रीज द हैप्पीनेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मिल जो है लास्ट यूटिलिटेरियनिज्म है और फर्स्ट इंडिविजुअल है, फर्स्ट इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर है और लास्ट यूटिलिटेरियनिज्म थिंकर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी सी चीजें क्लियर करके चलनी है। अब देखते हैं, अब मिल के द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में क्या क्या संशोधन किया गया है। ये आपकी एक हेडिंग है, हेडिंग बड़ी थी इसलिए से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो आपका हेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो येलो में रहता है हमेशा, ठीक है। अब देखो, मिल के द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किया गया संशोधन, ठीक है। मिल्स अमेंडमेंट टू बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म। अब मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या क्या संशोधन किया है। तो पहला नंबर है कि मिल कहता है सुखों में मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक अंतर भी होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, देयर इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव डिफरेंस इन हैप्पीनेस, ठीक है। तो जहां पर बेंथम ने केवल और केवल मात्रा को इकट्ठा करने की बात की, मिल ने कहा कि सुखों की मात्रा अगर ज्यादा है तो हमें यह फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कार्य हम कैसा कर रहे हैं, लेकिन मिल ने बोला कि सुखों में क्या होता है, मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणों में भी अंतर होता है। एक सुख होता है वो निम्न स्तर का होता है, एक सुख होता है जो उच्च स्तर का होता है। तो मिल बता रहा है कि सुखों में क्वालिटी भी होती है, ऐसा नहीं कि आप हैप्पीनेस अचीव कर रहे हैं तो उस हैप्पीनेस में कोई क्वालिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी वाला सुख ही मिल कहता है अच्छा होता है, क्वांटिटी वाला नहीं, ठीक है। अब आप समझेंगे आगे कि कैसे क्वालिटी वाला सुख अच्छा होता है, कैसे क्वांटिटी वाला सुख अच्छा नहीं होता। बेंथम जहां सुखों में केवल और केवल मात्रात्मक अंतर स्वीकारता है, वहीं पर मिल मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों अंतर स्वीकार करता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनके तैयार होगा नेट के पेपर में कि बेंथम ने केवल मात्रा पर बल दिया है, सुखों की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन मिल ने कहा कि सुखों की मात्रा भी हो, ठीक है, लेकिन सुखों में क्वालिटी भी होनी चाहिए। मिल ने बोला एक होता है भौतिक सुख, दूसरा होता है नैतिक सुख, ठीक है। इसी नैतिक सुख को मिल बोलता है कि यह क्या है, यह आध्यात्मिक सुख है, ठीक है, यही क्या है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। और भौतिक सुख को यह कहता है ये फिजिकल है, फिजिकल सुख जो है अच्छा नहीं होता, इसको अच्छा नहीं मानता मिल। अब मिल के अनुसार शारीरिक सुखों की अपेक्षा मानसिक सुख क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। मिल कह रहा है कि फिजिकल जो सुख मिलता है हमें, ठीक है, फिजिकल हैप्पीनेस उतना अच्छा नहीं होता जितना कि मेंटल हैप्पीनेस होता है। इसी संदर्भ में आगे कहता भी है कि असंतुष्ट सुकरात जो है वो संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है, क्योंकि संतुष्ट मूर्ख जो होता है वो भौतिक सुखों में खुश रहता है, लेकिन जो असंतुष्ट सुकरात है वो किस लिए असंतुष्ट है, क्योंकि उसको मानसिक सुख नहीं मिल रहा है। वो जब तक मानसिक सुख नहीं पाएगा तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए मिल ने बोला कि संतुष्ट मूर्ख से अच्छा असंतुष्ट सुकरात है, क्योंकि उसको पता है कि क्वालिटी वाला सुख अच्छा होता है, गुणात्मक सुख ज्यादा अच्छा होता है, ना कि फिजिकल सुख, ठीक है। ये अंतर आपको थोड़ा सा मिल और बेंथम के बारे में समझना पड़ेगा, और मिल और बेंथम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब आप मिल पढ़ेंगे तो बेंथम को आप उसको साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि अब बेंथम और मिल दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे मिल से पूछे चाहे बेंथम से पूछे, ठीक है। बेंथम से नहीं आता तो मिल से आता है, मिल से नहीं आता तो बेंथम से जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, चैनल को आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। While Bentham accepts only quantitative, ध्यान रखना यहां पर, accepts only quantitative difference in pleasures, जबकि मिल accepts both quantitative and qualitative difference, ठीक है। जहां पर बेंथम ने केवल हैप्पीनेस या प्लेजर में क्वांटिटेटिव पर फोकस किया है, यानी क्वांटिटी पर ज्यादा बल दिया है, वहीं पर मिल ने क्या एक्सेप्ट किया है कि जो प्लेजर होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। लेकिन मिल ने बोला कि जो क्वांटिटेटिव होता है ये अच्छा नहीं होता, जो क्वालिटेटिव होता है जिसमें क्वालिटी होती है ये क्या है, ये अच्छा होता है।
ये क्या है, इसमें मेंटल हैप्पीनेस आपको मिलेगी, ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस आपको दे सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मिल मेंटल हैप्पीनेस इज अ सुपीरियर टू फिजिकल प्लेजर। अब देखिए यहां पर मिल खुद कह देता है कि जो मेंटल हैप्पीनेस है, जो मेंटल प्लेजर है, वो सुपीरियर है किससे, फिजिकल प्लेजर से, ठीक है। क्योंकि फिजिकल प्लेजर को पा करके एक मूर्ख व्यक्ति या फूल पर्सन कोई है, वो उसको फिजिकल प्लेजर को ही अच्छा मानता है, जबकि जो इंटेलेक्चुअल क्लास के पर्सन हैं, जो बौद्धिक व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी पर्सन है, वो क्या करते हैं, वो मेंटल सुख को प्राप्त करने की बात करते हैं, वो मेंटल प्लेजर की तरफ आगे बढ़ते हैं, या कह लें वो मानसिक सुखों की तरफ या मानसिक सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो बेंथम ने जहां पे शारीरिक सुखों पर बल दिया, वहीं पर मिल ने मानसिक सुखों पर बल दिया या अच्छा माना उसको। आगे देखिए, इसी के संदर्भ में मिल कहता भी है कि एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना कहीं अच्छा है, ठीक है। अब देखो, सुअर गंदे नाली का पानी पीकर भी क्या होता है, खुश हो जाता है, और लेकिन मनुष्य अगर असंतुष्ट है, मनुष्य कैसा भी है, लेकिन वो कभी भी गंदे नाले का पानी नहीं पीगा, वो प्यास से मर जाएगा लेकिन गंदे नाले का पानी वो नहीं पीगा। तो इसीलिए संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना कहीं ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। फिर आगे कहता है, एक संतुष्ट मूर्ख होना एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, मूर्ख व्यक्ति शारीरिक सुख को ही अच्छा मानता है, भौतिक सुख को ही अच्छा मानता है, जबकि असंतुष्ट सुकरात का मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति जो है मानसिक सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर ज्ञानी व्यक्ति असंतुष्ट भी है, तब भी वह मूर्ख संतुष्ट से बेहतर माना जाता है। इसी संदर्भ में और आगे कहता है कि यदि मूर्ख और सुअर, है ना, यदि मूर्ख व्यक्ति और सुअर इसके विपरीत हैं, किसके विपरीत हैं, कि मानसिक सुखों के विपरीत हैं, तो इसका कारण क्या है कि मूर्ख और सुअर केवल अपना ही पक्ष जानते हैं, जबकि सुकरात व मानव दोनों पक्षों को समझता है कि अच्छा सुख क्या है और खराब सुख क्या है। लेकिन जो मूर्ख और सुअर है, वो क्या करता है, वो केवल और केवल भौतिक सुखों के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सुकरात है, सुकरात को यहां पर ज्ञानी व्यक्ति होता है, कह रहा जो सुकरात है उसको पता है कि क्या मानसिक सुख का क्या लेवल होता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जो सुअर है, उसको तो भौतिक सुख अपनी प्यास बुझाकर, अपना नाली का पानी पी करके भी उसको उतना ही सुख मिल रहा है। तो इसीलिए मिल कहता है कि जो सुकरात है और जो मानव है, ठीक है, सुकरात और मानव दोनों जो होते हैं, ये दोनों अपने पक्षों के साथ साथ दूसरों के पक्षों को भी समझता है कि सुख में क्या अंतर होता है, सुख में क्या अंतर नहीं होता। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है और जो संतुष्ट सुअर होता है, उसको ये नहीं पता कि सुख क्या होता है, सुखों में क्या अंतर होता है। उसको तो जो काम कर लो उसी में अगर सुख मिल गया तो उसको सुख अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन मिल ने कहा ऐसा सुख नहीं होना चाहिए। मिल ने कहा कि सुख में क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। मिल कहता है मेंटल प्लेजर जो होता है वो फिजिकल प्लेजर से बहुत अच्छा होता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू मिल इट इज बेटर टू बी dissatisfied human being than the satisfied pig. It is better to be an satisfied Socrates than the satisfied fool, sorry. And if one opinion of the fool and the pig is contrary to this, then the reason for this is that they know only their side, whereas Socrates and the human understand both sides, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कहता है, मिल ने बोला कि सुखों की गणना पद्धति में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब देखो, जो बेंथम ने बताया सुखों की कैलकुलस करने के लिए फिलोसफिक कैलकुलस की बात जो बेंथम करता है, उसकी आलोचना जो है मिल ने कर दी। मिल ने कहा कि भाई यार, सुख को हम कैसे माप सकते हैं, सुख मापने का कोई यंत्र थोड़ी है कि कितने केजी सुख आपको मिला, कितना केजी आपको सुख नहीं मिला। तो ये सुख मापने अपने वाली बात क्या है, बेकार है। सुखों की मात्रा में गणना ओढ़ना की कोई कल्पना ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आगे क्या समझते हैं। मिल के द्वारा सुखों में गुणात्मक भेद मान लेने पर बेंथम के सुखवादी मापक यंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब जहां पर बेंथम ने सुख मापने के लिए 7 यंत्रों की बात की, तीव्रता, निश्चितता, उर्वरता, फलाना फलाना करके उसने 7 बातें बताई कि सुख कितना तीव्र है, सुख कितना व्यक्ति के करीब है, है ना, कितना सुख जो है उसकी फर्टिलिटी है,
तो इस तरीके से बिंथम ने 7 ऐसे क्राइटेरिया बताए थे जिससे सुखों को हम माप सकते थे। लेकिन मिल ने कहा कि सुख जो है वो भौतिक नहीं, मानसिक अच्छा होता है। तो जब उसने मिल ने मानसिक सुखों की बात कर दी या मेंटल प्लेजर की बात कर दी, तो वहां पर सुखवादी मापक यंत्र का कोई महत्व ही बिंथम का नहीं रह जाता है। इसीलिए सुखों की गणना में क्या कर दिया मिल ने, परिवर्तन कर दिया। आगे देखते हैं, मिल के अनुसार सुखवादी मापक यंत्र से सुखों को नहीं मापा जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बल्कि विद्वानों के प्रमाण ही सुखों की जांच के सही आधार हैं। अब बताओ, आप सुख क्या किसी मशीन से माप सकते हो कि ये आपने क्राइटेरिया बता दिया कि आप इतनी देर तक हंसेंगे तो इतना ज्यादा खुश हैं, आप इतनी देर तक रो रहे हैं तो इतने ज्यादा दुखी हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिल कह रहा है कि सुख का मापक यंत्र कोई हो ही नहीं सकता। सुखों को कभी भी हम प्लेजर को किसी एक इंस्ट्रूमेंट से या किसी एक क्राइटेरिया में रख कर नहीं माप सकते। मिल कहता है सुखों की अनुभूति वास्तविक रूप में कौन बता सकता है? सुखों की वास्तविक जांच जो है एक इंटेलेक्चुअल क्लास या इंटेलिजेंट पर्सन ही या एक विद्वान व्यक्ति ही बता सकता है कि उसको फिजिकल सुख में कितना, भौतिक सुख में कितना अच्छा लग रहा है और उसको नैतिक सुख में कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो तो दोनों सुखों में अंतर कौन कर सकता है? तो दोनों सुखों में अंतर एक विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल बताता है। चलिए, इफ मिल एक्सेप्ट्स qualitative difference in a pleasure, then Bentham's hedonistic measuring instrument loses all its importance। ठीक है, अब देखो बेंथम ने जो हेडोनिस्टिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसका यहीं पर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि मिल ने बोल दिया कि जो हैप्पीनेस होता है वो क्वालिटेटिव होता है, ना कि क्वांटिटेटिव। आप हैप्पीनेस को क्वांटिटी में नहीं माप सकते, पहली बात। ठीक है, कि कितनी तीव्रता है इसकी, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी इसकी फर्टिलिटी है, आप इस क्वांटिटी में हैप्पीनेस को मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जब मिल ने ये बोल दिया तो वहीं पर जो है बेंथम का ये हैप्पीनेस के जो हेडोनिस्टिक जो इसका मेजरिंग कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। देन अकॉर्डिंग टू मिल, प्लेजर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई hedonistic measuring instrument, rather the evidence of scholars is the correct basis for measuring pleasures। तो मिल बताता है कि प्लेजर को हम कभी भी जो है हेडोनिस्टिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लेजर को वास्तविक रूप में मेजरमेंट करता है वो कौन करता है? वो स्कॉलर ही बता सकता है कि फिजिकल जो हैप्पीनेस होता है और जो मेंटल हैप्पीनेस होता है उसमें क्या अंतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति या एक विद्वान ही उसे बता सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बेंथम के सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? सुख या आनंद की प्राप्ति है, तथा मिल के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? शालीनता है या सम्मान है या नैतिकता कह सकते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेंथम्स थियरी इज हैप्पीनेस और प्लेजर, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिल्स थियरी इज डिसेंसी एंड रिस्पेक्ट। मिल के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य उपयोगितावाद ही नहीं है, बल्कि शालीनता भी है, व्यक्ति का सम्मान भी होना चाहिए, व्यक्ति की नैतिकता का विकास भी होना चाहिए। मिल कहता है, मिल के अनुसार वह आनंद श्रेष्ठ है जो शालीनता व सम्मान में वृद्धि करे, है ना। तो मिल कह रहा है कि आनंद या हैप्पीनेस वही अच्छा है जो आपके सम्मान को बढ़ाए, जो आपके मोरालिटी को बढ़ाए, जो आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, आप चोरी कर रहे हैं उसमें खुशी मिल रही है तो भी आप उसको अच्छा मान ले, नहीं। मिल कह रहा है कि वे काम करो जिससे आपको खुशी तो मिले लेकिन उस कार्य से समाज को भी लाभ मिले। ठीक है, यानी अगर आप देखो, आप किसी की मदद करते हो, मिल कह रहा है कि मान लीजिए समाज में आपने किसी गरीब व्यक्ति की मदद की, तो इससे एक तो गरीब व्यक्ति को खुशी मिलेगी किसी ने हमारी मदद की, लेकिन आपको भी उससे खुशी मिलेगी कि आपने उस गरीब व्यक्ति की मदद की, है ना। आप लोगों ने कभी किसी की मदद की होगी, किसी बूढ़े व्यक्ति की, किसी दादी अम्मा की, किसी की भी जो अपने फिजिकल या किसी मेंटल हेल्थ के कारण या चल फिर नहीं सकता है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो, अगर आपने उसकी सहायता की होगी तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि चलो यार आज मैंने जीवन में अच्छा काम किया, है ना। तो एक तो उस आदमी को खुशी मिली जिसकी आपने मदद की, कि चलो कोई क्या कहते हैं
फरिश्ता बन के आया हमारे लिए, भगवान ने हमारे लिए भेज दिया, तो एक तो उसको खुशी मिल गई, लेकिन आपको भी खुशी मिली कि चलो यार मैं आज जीवन में कुछ अच्छा काम किया, इसकी मदद की, ये बेचारा बहुत परेशान था, है ना, मानते हो इस बात को। तो ये चीजें क्या होती है, ये एक तो आपका इससे रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा है, दूसरा आपको आपकी मोरलिटी भी क्या होगी, इससे आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। अब ये नहीं कि आपने किसी की चोरी कर ली, आप देखो बेंथम कह रहा है कि खुश काम चाहे कोई सा भी हो, अगर खुशी मिल रही तो अच्छा है। तो मिल कहता है कि नहीं, खुशी मिले लेकिन वो नैतिक सुखों में वृद्धि करे। लेकिन बेंथम कह रहा है कि अगर आपने चोरी कर ली, किसी की जेब से 1000 रुपए निकाल लिया आपने, तो आप तो बहुत खुश हो, चलो यार इससे आज पार्टी करेंगे, मजा आ जाए, है ना। लेकिन अगला व्यक्ति क्या है, उससे दुखी हो गया है। तो खुश तो आप इससे भी हो, लेकिन खुश आपने किसी की मदद करके भी आपने जो खुशी प्राप्त की, खुशी तो वो भी है, और लेकिन आपने किसी की चोरी करी, पैसा मिला आपको, तब भी आपको खुशी मिली। लेकिन दोनों खुशी में क्या है, अंतर है। ये चीज मिल बताने का प्रयास कर रहा है कि खुशी ऐसी होनी चाहिए, हैप्पीनेस ऐसा होना चाहिए जो आपकी मोरालिटी को, जो आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करे। ठीक है। वेपर के अनुसार मिल जो है नैतिक उद्देश्यों को सुख या प्रसन्नता से क्या मानता है, ऊंचा मानता है। व्यक्ति कह रहा है कि मिल कह रहा है कि व्यक्ति का नैतिक उद्देश्य सुखों से ऊंचा होता है। ठीक है, ऐसा वेपर बता रहा है कि मिल के अनुसार नैतिक उद्देश्यों को सुख से ऊंचा या प्रसन्नता से ऊंचा मानता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मिल के बारे में। ठीक है, जो चीजें आपको समझ में ना आए प्लीज आप उनको कमेंट करके बता दीजिए कि ये चीज समझ में नहीं आया, या फिर आप मुझे 88828687 पर 8707 पर आप मैसेज करके भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी कहीं भी चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप उससे डायरेक्टली वहां पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिल द ultimate aim of the life is not utilitarianism but decency. According to Mill, the happiness is the best which increases decency and respects. According to Weber, Mill considers moral objective to be higher than the happiness or joy. तो ये वेपर के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो आप जरूर याद रखें, क्योंकि वेपर के स्टेटमेंट को एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने के चांसेस भी हमेशा बने रहते हैं। फिर मिल जो है राज्य को क्या मानता है, मिल राज्य को नैतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक नैतिक संस्थान भी मानता है। अब देखो, जैसे कि आदर्शवादी क्या मानते हैं, आदर्शवादी राज्य को मानते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है। क्यों? क्योंकि राज्य जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है और राज्य जो है व्यक्ति के लिए नैतिक परिस्थितियां भी उत्पन्न करवाता है। ठीक इसी तरीके से मिल कह रहा है, जबकि मिल व्यक्तिवादी विचारक होते हुए भी राज्य के नैतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, कि मिल कह रहा है कि राज्य को नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक नैतिक संस्थान भी मानता है, कि राज्य जो है व्यक्ति का नैतिक उद्देश्य आगे बढ़ाता है, नैतिक हितों को आगे बढ़ाता है। फिर आगे कहता है कि राज्य का उद्देश्य उपयोगिता नहीं वरन व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना भी है, ऐसा मिल का मानना है। मिल कह रहा है कि राज्य का उद्देश्य नहीं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बढ़ाए, नहीं, बल्कि व्यक्ति के नैतिक विकास को भी बढ़ाना राज्य का दायित्व है। व्यक्ति के नैतिक गुणों में वृद्धि करना या उसके मोरल क्वालिटीज में क्या करना, इंक्रीमेंट करना, यह स्टेट का वर्क होगा, यह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Mill considers the state to be a moral institution for a fulfilling moral objectives. The objective of the state is not utility but to develop a moral qualities in the individuals. चलिए आगे देखते हैं चौथी बात, क्या मिल उपयोगितावाद में संशोधन करता है बेंथम के। तो मिल की नैतिकताएं बेंथम से अधिक संतोषजनक मानी जाती हैं। ठीक है, अब जो बेंथम ने नैतिकतावाद की बात की उतनी अच्छी नहीं है वो, जितनी की अच्छी नैतिकता है जेम्स मिल की है। मिल्स मोरलिटी इज मोर सेटिस्फैक्टरी देन द बेंथम। बेंथम ने नैतिक बाधा का कारण केवल मनुष्य की स्वार्थपरता को माना है, जबकि मिल नैतिकता में बाधा का कारण क्या मानता है, भय को मानता है, स्मृति को मानता है, स्वार्थ, प्रेम, सहानुभूति और धार्मिक भावनाओं को माना है। कि मिल कह रहा है कि ये भय, स्मृति, स्वार्थ, प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावनाएं व्यक्ति को नैतिक बनने में क्या करती हैं, रोक लगाती हैं। जबकि बेंथम कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में नैतिक बाधाएं किस लिए आती हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या है, स्वार्थी है, स्वार्थ के कारण व्यक्ति के अंदर नैतिक भावनाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन मिल ने बोला कि व्यक्ति में नैतिक बाधा का कारण क्या है, भय के कारण, स्मृति के कारण, स्वार्थ के कारण, प्रेम के कारण, सहानुभूति, ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास नहीं करने देती या नैतिकता का विरोध करती हैं। बेंथम हैज
consider only human selfishness as the cause of moral barrier, whereas Mill has considered fear, memory, selfishness, love, sympathy and religious sentiments as the causes of a moral barrier. ठीक है, तो ये चौथी मान्यता क्या है, मिल के द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन है। फिर अगला देखते हैं, स्वतंत्रता उपयोगितावाद से क्या है, अधिक उच्च और मौलिक है। जहां पर अब देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या है, स्वतंत्रता क्या है, उपयोगितावाद से अधिक ऊंची है और अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बेंथम ने जहां बोला अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण होना चाहिए, 100 में से 80 का कल्याण तो अच्छा है, लेकिन मिल ने बोला कि अगर किसी समाज में 100% है तो 100 में से 100 व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि मिल कहता है कि स्वतंत्र व्यक्ति ही खुश रह सकता है, स्वतंत्र व्यक्ति को ही खुशी या सुख मिलता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मिल का उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करवाना, क्योंकि मिल चाहता है कि जब तक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं आएगी तब तक व्यक्ति के पास प्रसन्नता भी नहीं आएगी। जहां बेंथम स्वतंत्रता को उपयोगितावाद से निम्न मानता है, नीचा मानता है, वहीं मिल स्वतंत्रता को उपयोगितावाद से क्या मानता है, ऊंचा मानता है। ठीक है, देखिए अब यहां पर बेंथम ने कहा कि समाज में अगर 100 व्यक्ति हैं, 100 में से 80 को स्वतंत्रता मिल गई तो भी अच्छी बात है, ठीक है, 20 को नहीं मिली तो भी ठीक है, लेकिन मिल कहता है 100 अगर व्यक्ति हैं समाज में तो 100 में से 100 व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यहां तक कि मिल ने बोला कि एक पागल व्यक्ति अगर है एक तरफ, अगर 99 व्यक्ति एक तरफ है, तो इस 99 व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि उस पागल व्यक्ति के विचारों को रोक सके या उस पागल व्यक्ति के विचारों को दबा सके, क्योंकि मिल कहता है कि हो सकता है कि उस पागल व्यक्ति का विचार पूरे समाज में क्रांति ला दे, पूरे समाज में बदलाव ला दे, है ना, जिससे कि पूरे समाज के लिए उपयोगी हो। तो मिल की उपयोगितावाद जो है स्वतंत्रता में निहित मानी जाती है, जबकि बेंथम का उपयोगितावाद क्या है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, छठा नंबर पॉइंट, सामाजिक सुख अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होता है, ऐसा मिल का मानना है। ठीक है, मिल कहता है जो समाज में सुख मिलता है वो अप्रत्याशित रूप से मिलता है। मिल का मत है कि व्यक्ति अपने सुख के लिए कार्य करता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वह सुख सामाजिक सुख का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर कष्ट में देखकर मनुष्य उसकी सहायता करता है तो इस कार्य से उसे स्वयं भी सुख प्राप्त होता है। वही बात जो मैंने अभी एग्जांपल आपको ऊपर बताया कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है या कोई व्यक्ति गरीब है जो चल, या कोई व्यक्ति वृद्ध है जो चल फिर नहीं पा रहा है ना, तो आपने अगर उसको मदद कर दी या उसकी मदद कर दी आपने, तो उससे क्या होगी, उससे तो एक तो उस वृद्ध व्यक्ति को भी हेल्प हो जाएगी और दूसरी आपको भी खुशी उससे मिल जाएगी। तो सुख क्या होता है, सुख आपको अप्रत्याशित मिलता है और सुख जो है सामाजिक रूप धीरे धीरे करके धारण कर लेता है। इस प्रकार मिल के अनुसार सामाजिक सुख क्या होता है, अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होता है। आपको उम्मीद नहीं होती कि हमें ऐसा सुख मिल भी सकता है। आप मान लीजिए रास्ते से जा रहे हैं कहीं पे, किसी की आपने हेल्प कर दी जिससे कि आपको खुशी मिल गई, तो ये क्या है, ये अप्रत्याशित सुख होता है जो अचानक से आपको मिलता है। चलिए अगला देखते हैं, मिल अंतःकरण के तत्व पर बल देता है, ये उसका 7वां नंबर उपयोगितावाद में संशोधन है। बेंथम ने उपयोगितावाद के भौतिक पक्ष पर बल देते हुए बाह्य पक्ष पर बल दिया है, वहीं मिल ने आंतरिक पक्ष पर बल दिया है। मिल कहता है कि व्यक्ति के नैतिकता का विकास करो, व्यक्ति के आंतरिक चिंतन पर फोकस करो, व्यक्ति का आंतरिक विकास करो, ना कि बाहरी विकास। बेंथम कह रहा है व्यक्ति के भौतिक विकास को आगे बढ़ाओ। बेंथम कह रहा है व्यक्ति का अगर भौतिक पक्ष विकसित हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन मिल कहता है कि व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास या उसका आंतरिक पक्ष क्या करो, बहुत मजबूत करो। मिल के मत में नैतिक व शुभ कार्यों से हमारे अंतःकरण को क्या मिलती है, सुख और शांति मिलती है। अब देखो जहां बेंथम कह रहा है कि बेंथम एक तरफ कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली, मान लो एग्जाम्पल के लिए, है ना, चोरी कर लिया आपने, एटीएम को लूट लिया, चलो मान लो चोरी तो कर रहे हैं खास, ठीक है, आपने एक एटीएम लूट लिया जिससे आपको 10 करोड़ मिल गए, ठीक है, मान लो 100 करोड़ मिल गए, चलो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 100 करोड़ चोरी करके आपने ले लिया और आपको क्या मिली, खुशी मिली। ठीक है, तो ये बेंथम का मानना है कि काम कैसा भी करो, चाहे आप सुअर वाला काम करो चाहे इंसान वाला काम करो, कैसा भी काम करो, अगर आपको खुशी मिल रही तो काम जायज है, अच्छा है, उपयोगी है। ठीक है, लेकिन वहीं पर मिल कह रहा है कि नहीं, ऐसा काम हमें नहीं करना जो हमारे भौतिक सुखों को बढ़ाता है, बल्कि हमें नैतिक और अच्छे कार्य करने हैं
जिससे हमें अंतःकरण की सुख की प्राप्ति हो, जिससे हमें मानसिक सुख मिले, या जिसे हमें मेंटल प्लेजर मिले, मेंटल प्लेजर मिले। ठीक है, तो मिल मेंटल प्लेजर की बात करता है कि मिल अंतःकरण की सुखों को बढ़ाने की बात करता है। वहीं पर बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में बाहरी पक्षों पर बल दिया, भौतिक पक्षों पर बल दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी यहां पर समझ के चलनी चाहिए और इसमें डिफरेंस करके सीखना पड़ेगा आपको। Bentham has emphasizes on the external aspect of utilitarianism by stressing on its material aspects, whereas Mill has emphasized on the internal aspects. In Mill opinion, our conscience gets happiness and peace by doing a moral and good deeds. ठीक है, moral and good deeds को हम करके ही क्या करते हैं, हम mental happiness या conscience को हम अचीव करते हैं। अब अगला बेंथम ने क्या उपयोगितावाद में संशोधन किया है कि व्यक्तिगत सुखों के स्थान पर सामूहिक सुखों पर जो है बल दिया गया। अब मिल ने बेंथम के समान व्यक्तिगत सुख पर अधिक बल न देकर सामाजिक सुख या सामाजिक हित पर बल देता है, तथा सामाजिक सुख में ही क्या है, व्यक्तिगत सुख की कल्पना करता है। अब देखो, बेंथम मिल व्यक्तिवादी विचारक है। अब जहां पर बेंथम ने व्यक्तिगत सुख पर बल नहीं दिया, बेंथम ने भी समूह पर बल दिया, बेंथम ने भी समुदाय पर बल दिया। बेंथम कह रहा है अगर एक समाज में 100 लोग हैं तो 100 में से 80 लोग अगर सुखी हो जाएं तो भी क्या है, वो समाज या समुदाय अच्छा है। ठीक है, तो बेंथम ने एक एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं किया, बल्कि इसने एक कलेक्टिव लोगों को इकट्ठा किया कि चलो अगर 1000 लोग हैं यार, 1000 में से 900 लोग अच्छे हैं तो समाज क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब देखो, अब मिल ने भी क्या है, मिल भी क्या करता है, मिल भी समाज पर बल दे रहा है, लेकिन समाज पर मिल बल देता है, लेकिन समाज में मिल जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलता कि 80 लोगों का कल्याण हो जाए, 20 का कल्याण ना हो। मिल कहता है कि समाज में ही क्या है, व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो एक एक व्यक्ति क्या है, एक अणु की भांति होता है, तो एक एक व्यक्तियों के योग से क्या है, पूरा समाज बना है। तो आप किसी भी एक व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते समाज के बाहर, या आप कह दें कि किसी एक व्यक्ति का कल्याण आप नहीं बाहर रख सकते, या आप कह दें कि एक व्यक्ति को हम या 10 व्यक्तियों को सुख नहीं देंगे, बाकी सभी व्यक्तियों को अधिकार देंगे, तो भी ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तियों के योग से क्या है, समाज का निर्माण हुआ है। ठीक है, व्यक्तिवादी यही तो मानते हैं, व्यक्ति क्या है, एक समाज में अणु की भांति है, एक पार्टिकल की तरह है। जैसे अलग अलग पार्टिकल जुड़ करके एक पेन का निर्माण कर देंगे, वैसे अलग अलग व्यक्तियों के योग से क्या होता है, पूरे समाज का निर्माण होता है। तो मिल तो यही बताना चाह रहा है कि व्यक्ति जो है समाज का ही क्या है, अंग है, व्यक्तियों के मिलने से ही समाज का निर्माण हुआ है। तो आप व्यक्ति को कैसे छोड़ सकते हो, आप ये कैसे कह सकते हो कि 80 व्यक्ति एक तरफ हो जाएं, 10 व्यक्ति एक तरफ हो जाएं, या 20 व्यक्ति एक तरफ हो जाएं, आप ये नहीं कह सकते। बेंथम तो यही कह रहा था, लेकिन मिल ने कहा नहीं, मिल ने कहा एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से ही क्या है, पूरा समाज बना हुआ है। तो ये चीज बेंथम और मिल में थोड़ी सी डिफरेंस है, यहां पर आपको समझना चाहिए ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। मिल के अनुसार सुख क्या है, साध्य है, तथा नैतिकता क्या है, साधन है। वह नैतिकता पूर्णतः सामाजिक है। मिल कह रहा है सुख साध्य है, व्यक्ति का उद्देश्य सुखों की प्राप्ति करना है, लेकिन मिल कह रहा है ये सुख मिलेगा कैसा, सुख मिलेगा जब व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, जब व्यक्ति को बोलने की आजादी मिलेगी, तभी व्यक्ति सुख महसूस करेगा। ठीक है, और ये सुखों में फिर कह रहा है कि नैतिकता के माध्यम से सुख अगर मिले, अगर हमें नैतिक कार्यों को करने से सुख मिले, या अगर हमें आध्यात्मिक कार्यों को करने से सुख मिले, तो वह सुख ज्यादा बढ़िया है बजाय भौतिक सुखों के। ठीक है, अब मिल के अनुसार उपयोगितावादी मानदंड व्यक्ति का अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर करना है कि जो उपयोगितावादी मानदंड था बेंथम का, उसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर बल दिया गया, लेकिन यहां पर मिल ने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं, बल्कि अधिकतम पूरे समाज के व्यक्तियों का सुख होना चाहिए। अब पूरे समाज के व्यक्तियों को सुख तभी मिलेगा जब समाज में 100 व्यक्ति हैं, तो 100 व्यक्तियों को आजादी मिलनी चाहिए, 100 व्यक्तियों के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। Mill, unlike Bentham, does not lay much happiness on individuals' happiness, but on
social welfare and imagines individual happiness in a social happiness. According to J.S. Mill, happiness is a goal and morality is the means, and morality is a completely social. मोरलिटी क्या है? कंप्लीटली सोशल है, नैतिकता पूरी तरीके से सामाजिक है. अकॉर्डिंग टू मिल, द यूटिलिटेरियन क्राइटेरियन इज नॉट अ मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बट मैक्सिमम कलेक्टिव हैप्पीनेस पर फोकस कर रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल. फिर अगला देखते हैं कि मिल ने बेंथम के अगले उपयोगितावाद में या उपयोगितावाद में क्या अंतर किया है. तो मिल का उपयोगितावाद कैसा है? नैतिक है. तो बेंथम का उपयोगितावाद क्या है? राजनीतिक है या भौतिक है. ठीक है. मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म इज अ मोरल व्हाइल बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म इज अ पॉलिटिकल. अब बेंथम 10वां देखते हैं नंबर. बेंथम ने सुख व आनंद को क्या माना है? एक माना है. वही मिल दोनों सुख और आनंद में अंतर करता है. ठीक है. देखो मिल बहुत बड़ा एक तरीके से व्यक्तिवादी विचारक तो है ही है, लेकिन इसने बताया कि सुखों में भी क्या होता है? अंतर होता है. बेंथम कह रहा है कि सुख और आनंद क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं. प्लेजर और हैप्पीनेस क्या है? एक जैसे हैं. लेकिन मिल कह रहा है कि सुख भी एक होता है, एक भौतिक सुख और एक होता है नैतिक सुख, या कह लें इसी आध्यात्मिक सुख, या इसी को मोरल हैप्पीनेस कह लें. मोरल. ठीक है. तो ये मोरल हैप्पीनेस ज्यादा बेटर है, भौतिक हैप्पीनेस अच्छा नहीं होता मिल के अकॉर्डिंग. ये नैतिक सुख जो होता है ये श्रेष्ठ होता है, क्योंकि नैतिक सुख में क्या होता है? नैतिक सुख जो है ये समाज से जुड़ा हुआ है, ये पूर्णतः सामाजिक है. जबकि भौतिक सुख क्या होता है? ये व्यक्तिगत होता है. अब मिल जो है सुख के दो प्रकार बताता है, यहां पर आप समझते हैं. एक होता है मोरल हैप्पीनेस, ठीक है. दूसरा होता है फिजिकल हैप्पीनेस. अब देखो मोरल हैप्पीनेस आपको कहां मिलेगी? जब आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ेंगे या आप कोई कविता पढ़ रहे हैं या कोई काव्य पाठ कर रहे हैं, तब आपको क्या मिलेगा? उसको पढ़ने से आपको नैतिक सुख मिलेगा, या कह लें इसको आपको मोरल हैप्पीनेस मिलेगा. दूसरी चीज आपको भौतिक सुख कहां मिलेगा? जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं. ठीक है. या पुष्पिन का खेल खेल रहे हैं, कबड्डी का खेल खेल रहे हैं, कोई सा भी खेल खेल रहे हो, अगर उससे आपको सुख मिल रहा है तो वो भौतिक सुख है. तो मिल कहता है जो सुख अच्छा होता है, कौन सा सुख अच्छा होता है? मिल के अनुसार मोरल या नैतिक सुख जो है अच्छा होता है, और भौतिक सुख क्या है? ये अच्छा नहीं होता, ये अच्छा नहीं है. ये चीज आप ध्यान रखेंगे. अब मिल के अनुसार नैतिक या आध्यात्मिक सुख भौतिक सुख से क्या होता है? उच्च स्तर का होता है. ये चीज ध्यान रखेंगे. इस प्रकार मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या किया? संशोधन किया, जिसके संबंध में मिल ने कहा कि मैं वह पीटर हूं जो अपने स्वामी को नहीं मानता. यानी इसके स्वामी ने जो उपयोगितावाद के सिद्धांत को बताया, उसी उपयोगितावाद के सिद्धांत में इसने क्या कर दिया? नकार दिया. उस उपयोगितावाद में इसने पूरी तरीके से संशोधन कर दिया. इसीलिए मिल ने कहा कि मैं वह पीटर हूं जो अपने स्वामी की बात को नहीं मानता, या अपने स्वामी के दिए गए सिद्धांतों को नहीं मानता हूं. ठीक है. पीटर कोई था, कोई रहा होगा. आई थिंक मुझे पीटर के बारे में नहीं पता कि पीटर कौन था. ये पीटर भी कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसके मालिक ने कोई बात बताई होगी, इसको उसकी बात को इसने नकार दिया होगा. तो उसी संदर्भ में पीटर का ये एग्जाम्पल देता है कि मैं वह पीटर हूं जो अपने स्वामी की बात नहीं मानता हूं. अकॉर्डिंग टू मिल, मोरल और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज ऑफ द हायर लेवल देन द मटेरियल या फिजिकल हैप्पीनेस. फिजिकल हैप्पीनेस. ठीक है. मिल thus modifies Bentham's utilitarianism, about which Mill said, I am that Peter who does not obey his master. तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है ना. इस तरीके से चीजें एग्जाम में पूछने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं. तो अब देखते हैं कुछ एक दो पेजेस और रह गए हैं जो कोटेशंस के ऊपर हैं, जिसमें मिल के उपयोगितावादी विचारों का मूल्यांकन करते हैं. मिल के उपयोगितावाद विचार आपको समझ में आ गए होंगे कि बेंथम के उपयोगितावादी विचार क्या थे और मिल के उपयोगितावादी विचार कैसे हैं. ठीक है. तो अब करते हैं मिल के उपयोगितावादी विचारों का मूल्यांकन. इवेल्युएटिंग मिल्स यूटिलिटेरियन व्यूज. एबेंस्टाइन कहता है कि मिल अपने जीवन या चिंतन का प्रारंभ उपयोगितावाद के रूप में किया और अंत समाजवादी के रूप में. तो ये जो है एबेंस्टाइन का स्टेटमेंट है. फिर सेबाइन कहता है मिल ने
बेंथम के सिद्धांत में अत्यधिक परिवर्तन तो किए, किंतु स्वयं कोई नया सिद्धांत देने में असमर्थ रहा। बात तो सही है ना, मिल ने कोई नया सिद्धांत तो नहीं दिया, बस अपने गुरु के सिद्धांत में बेंथम, यहाँ पे बेथम नहीं बेंथम, ठीक है, बेंथम के विचारों में इसने परिवर्तन किया, लेकिन मिल ने कोई नया सिद्धांत वास्तव में नहीं दिया, ऐसा सेबाइन कहता है। तो एबेंस्टीन का स्टेटमेंट है, मिल बिगेन हिज लाइफ और थिंकिंग एज अ यूटिलिटेरियन एंड एंडेड इट एज अ सोशलिस्ट। सेबाइन कहता है, मिल मेड मेनी चेंजेस इन बेंथम्स थ्योरी, बेथम हो गया है, बेंथम यहां पे कर लीजिए, बेंथम्स थ्योरी, बट was unable to give any new theory himself। अगला देखते हैं इसका मूल्यांकन। वेपर क्या कहता है, वेपर कहता है कि उसकी रचनाओं में राज्य का नकारात्मक चरित्र क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। मैक्सी कहता है कि मिल की उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा में बेंथम की मान्यताओं का बहुत कम अंश रह जाता है। मैक्सी कहता है जब मिल उपयोगितावाद की दोबारा से समीक्षा करता है, उसकी जांच करता है, तब बेंथम की जो मान्यताएं थी उपयोगितावाद को लेकर के, तो उसका अंश बहुत कम बचता है। फिर आगे वेपर कहता है मिल ने राज्य को नैतिक उद्देश्य से युक्त एक नैतिक संस्था बना दिया। तो इसके बाद पीपीटी नहीं बना है, आगे पीपीटी बनेगा, इवनिंग तक बनाऊंगा, फिर आगे की क्लास कल आपको मिलेगी, ठीक है। काम ज्यादा बढ़ चुका है इस समय, काम बढ़ने का मतलब है कि अब बच्चों के असाइनमेंट्स आ चुके हैं, है ना। अभी मैंने पिछले महीने ही करीब 20-25 किलो असाइनमेंट्स मैंने कॉपियां रद्दी के भाव बेची है ना, बहुत ज्यादा कॉपी हो जाती है असाइनमेंट चक्कर में। चलिए, वेपर द नेगेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द स्टेट डिसअपियर्स इन हिज राइटिंग। मैक्सी कहता है मिल्स री एग्जामिनेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म लेफ्ट वेरी लिटिल बेंथम्स बिलीव्स। वेपर कहता है मिल्स मेड द स्टेट एज अ मोरल इंस्टीट्यूशन विद अ मोरल पर्पस। तो इस तरीके से कुछ मिल के उपयोगितावाद का मूल्यांकन था, ये कुछ कोटेशंस थे, अगर आप याद कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं याद करेंगे तो उससे भी अच्छी बात है आपके लिए, है ना। क्योंकि अब जो अगला टॉपिक आएगा आगे, वो आगे की चीजों को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, डिटेल में चीजें समझ में आ रही हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आप लोग ऐसी उम्मीद करते हो कि जैसे कि यूट्यूब में 1 घंटे में एक क्लास, आज कल दूसरी क्लास, परसों तीसरी क्लास, अगर एक एक चैप्टर अगर 1-1 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मेरे पास ट्रिक है ना। तो इतनी चीजें पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही बताना है कि मिल नैतिक सुखों पर बल देता है, जबकि बेंथम भौतिक सुखों पर बल। कहानी खत्म, इतना, इससे आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। वो आपको बहुत सारी गाइड्स में, बहुत सारी चीजों में आपको मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको शॉर्ट में रिवीजन करना है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि राजेश मिश्रा सर की बुक आती है, गाइड टाइप में होती है, इनकी बुक्स आती है, वो अगर आपको शॉर्ट में रिवीजन करना है तो उसमें बहुत अच्छा तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपने कभी डिस्क्रिप्शन में या क्या कहते हैं लॉन्ग टाइप में अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, कोई आपने बुक पढ़ी हो, टेक्स्ट बुक पढ़ा हो पहले, तो आप उसके बाद अगर राजेश मिश्रा की बुक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर वे में आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको रिवीजन के लिए आप राजेश मिश्रा आप फॉलो कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, है ना। बाकी आप बुक प्रेफर करना चाहें तो थिंकर्स में आप बहुत सारी थिंकर्स की आती है, बी.एल. फाडिया की आती है, ओ.पी. गाबा की आती है ना। जे.पी. सूद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत, मैं तो उसको बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, है ना। बहुत ऐसे और सुशीला रामास्वामी की आई थिंक आती है ना। और अलग अलग थिंकर्स हैं, ऐसे इतने थिंकर्स हैं, नाम आप मुझे अभी एग्जैक्टली नाम नहीं पता चल रहा कि किसका किसका मैं बताऊं। आप इन दोनों को पढ़ लें, जे.पी. सूद पढ़ लें, ओ.पी. गाबा पढ़ लें, इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। आप इतना ही पढ़ने में आपका 2-3 महीने का टाइम निकल जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा बुक के चक्कर में ना पढ़ें, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए अब तक, जो तैयारी कर रखे हैं आपने, और या फिर जो मेरी वीडियो से आप देख रहे हैं, उसको जो मैं इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ, जिन जिन चीजों को मैं ये बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप उनको अपने नोट्स में जरूर ऐड करिए। मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप अभी दिवाली तक आप पेशेंस बना के रखें। दिवाली तक जितना पॉसिबल हो सकता है मैं थियरी एंड थिंकर्स दोनों का जितना मैंने पढ़ा रखा है सारा प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।